तो अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन मॉलिक्यूल्स। और उसके लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन में यूजुअली आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। ये एक सेट क्वेश्चन प्रोफाइल हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होते हैं, रिलेशन आपको फाइंड करना होता है, और ऑप्शंस में आपको जनरली ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक ऑप्शन आपको दिया होगा होमोमर्स, एक ऑप्शन आपको दिया होगा एनेंटियोमर्स, और एक ऑप्शन आपको दिया होगा डायस्टीरियोमर्स। अब ये टर्म्स इंडिविजुअली हम सारी टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अब क्वेश्चन पर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखो, सपोज आपको ये 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है और इन मॉलिक्यूल्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो, 2 मॉलिक्यूल्स में अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो, 2 तरह से आप इसमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, ऑप्शंस में अगर हमें दिया है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑप्शन के लिए आप कंपाउंड्स को चेक करें, क्योंकि अगर गिवन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ध्यान देना, अगर गिवन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो द गिवन कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्योंकि आप सोचिए, बाकी के 3 ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, होमोमर्स, क्या हम बात कर सकते हैं होमोमर्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा। इनफैक्ट होमोमर्स में तो सभी फॉर्मूला सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूले विल बी सेम। बट मैं अगर बात करूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो होमोमर्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। एनेंटियोमर्स की अगर बात की जाए तो एनेंटियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स अगर हैं तो एनेंटियोमर्स में भी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा। फिर अगर बात करें डायस्टीरियोमर्स की, तो याद करें डायस्टीरियोमर्स भी तो स्टीरियो आइसोमर्स है ना, तो उसमें भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। इसका मतलब 4 ऑप्शंस में अगर बात की जाए तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपाउंड्स का डिफरेंट होगा, और वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के केस में। बाकी होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स के केस में कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेंगे। तो पहले तो हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही चेक कर लें। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो वहीं पर हमारा आंसर तैयार है, द गिवन कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो फिर एक ऑप्शन हमारा आउट हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। अब जरा देखो, इन दोनों कंपाउंड्स में अगर आप एटम्स की कनेक्टिविटी को चेक करें, ध्यान देना, मैं अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अरेंजमेंट की बात करोगे तो वो तो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला होता है। अगर हम एटम्स की कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो दैट इज अबाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर आप एटम्स की कनेक्टिविटी चेक करें तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स में, दोनों ही कंपाउंड्स में एटम्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है। मतलब जो एटम जिस एटम से जिस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, बिल्कुल सेम आपको दोनों कंपाउंड्स में मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आप बात करें ब्रोमीन की। अब देखो, ब्रोमीन यहाँ पर जिस कार्बन से बॉन्डेड है, वो कार्बन फर्दर किन एटम से बॉन्डेड है, किन ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो फर्दर एक हाइड्रोजन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बॉन्डेड है और एक यूनिट है। यहाँ भी आप देखो, ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक ग्रुप से बॉन्डेड है। मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। अब हमारा आंसर बाकी के 3 ऑप्शंस में से होगा होमोमर्स या डायस्टीरियोमर्स या एनेंटियोमर्स। और इन 3 ऑप्शंस के लिए जब आप मॉलिक्यूल को कंपेयर करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ध्यान देना। अब मैं 3 ऑप्शन पर काम कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो ये है नहीं, वो तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब मैं 3 ऑप्शंस पे काम कर रहा हूं, होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। और उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। देखो, इन 3 ऑप्शंस को चेक करने के लिए एक तरीका तो हो सकता है दोनों कंपाउंड्स में आप प्रेजेंट सिस्टम के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें। ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में सिस्टम क्या होता है, कायरल कार्बन। दोनों कंपाउंड्स में 2 कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। दोनों के अबाउट आप ऐसा करें, कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें। अब जरा ध्यान देना, मान लेते हैं सपोज, अभी मैं इसको डायरेक्ट चेक नहीं कर रहा हूं, मैं सपोज यहां पर कंसीडर कर रहे हैं इसमें, मान लेते हैं कि यहां पर दोनों कायरल कार्बन एटम्स के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन R और S आया। सपोज यहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन R एंड S है
और इस मॉलिक्यूल में उन्हीं कैरियल कार्बन एटम्स के अबाउट, ध्यान देना, जिन कैरियल कार्बन के एटम्स के अबाउट यहां पर कॉन्फ़िगरेशन R और S है, मान लेते हैं यहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन, सुनिएगा इस बात को, यहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको सपोज R और R मिला, मान लेते हैं कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आपको RS मिला और यहां पर उन्हीं कैरियल कार्बन एटम्स के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन आपको RR मिला, तो फिर हम बात कर सकते हैं, देखो RS एंड RR आर नॉट सिमिलर कंपाउंड्स, क्योंकि अगर ये सेम कंपाउंड्स होंगे, अगर ये होमोमर्स होंगे तो अरेंजमेंट सेम होगा। अरेंजमेंट सेम होगा तभी तो होमोमर्स कहोगे आप, क्योंकि होमोमर्स में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट भी सेम होना चाहिए। और अरेंजमेंट सेम होने का मतलब अगर अरेंजमेंट सेम हुआ तो फिर कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट को ही तो बताता है। तो अगर दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, इसका मतलब ये पक्का होमोमर्स तो नहीं है। होमोमर्स ये कब होते हैं, जब ये भी RS होता और उन्हीं कैरियल कार्बन एटम्स के अबाउट अगर यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन RS होता, ये भी RS और ये भी अगर RS होता, तो आप कह सकते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर होमोमर्स। लेकिन अगर इस कंडीशन में बात करेंगे तो ये होमोमर्स हैं, और अगर आपको ये दिया है तो इसका मतलब पक्का ये होमोमर्स तो नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है मतलब अरेंजमेंट में डिफरेंस है, और अरेंजमेंट में डिफरेंस है इसका मतलब इन कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, और अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है तो दे विल बी स्टीरियोआइसोमर्स। अब स्टीरियोआइसोमर्स में दो ऑप्शन है, या तो एनेंटियोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर्स। अब आप ध्यान देना, एनेंटियोमर्स की अगर बात करें तो एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज। क्या हम बात कर सकते हैं RS का मिरर इमेज, RS का मिरर इमेज RR तो नहीं हो सकता। देखो R का मिरर इमेज S होगा और S का मिरर इमेज R होगा, तो RS का मिरर इमेज RR तो नहीं हो सकता। दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। अगर हम बात करें RS, तो RS का मिरर इमेज क्या होगा SR, या अगर बात की जाए RR तो RR का मिरर इमेज क्या होगा SS। मतलब ये दोनों मिरर इमेज तो नहीं है। और क्या हम बात कर सकते हैं, द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस विल बी कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो इस कंडीशन में हम इस पर रिलेशन क्या दे देंगे, डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन दे देंगे। और अब आप ध्यान देना, अगर मान लेते हैं अगर यहां पर कॉन्फ़िगरेशन RS और यहां पर मान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन SR है, अगर यहां पर RS और यहां पर SR है, तो अब हम कह सकते हैं कि नाउ दीज कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और ये अगर मिरर इमेज हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस विल बी कॉल्ड एनेंटियोमर्स, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज मतलब एक डेक्स्ट्रो एक लीवो होगा, और डीएल मिरर इमेज को ही हम क्या कहते हैं, एनेंटियोमर्स कहते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनेंटियोमर्स हो जाएगा। और अगर यहां पर कंडीशन ये आती है कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन RS और यहां पर भी अगर कॉन्फ़िगरेशन RS आपको मिला, अगर दोनों जगह पर कॉन्फ़िगरेशन RS मिला, तो मतलब फिर तो हम कह सकते हैं कि दोनों में अरेंजमेंट कैसा है, सेम है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब अरेंजमेंट सेम, और अरेंजमेंट अगर सेम है मतलब स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला सेम है। अब आप देखो इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, और अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम है मतलब दीज आर होमोमर्स। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, होमोमर्स हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स फॉर होमोमर्स, होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तो बात ही केवल बहुत शॉर्ट में हमने की है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए तो सिंपली आपको क्या चेक करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक करना है। अगर एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस होता, अगर एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस होता तो फिर यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता तो हमारा आंसर पहले ही तैयार हो चुका था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन क्योंकि यहां पर एटम्स की कनेक्टिविटी में सेम है मतलब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर सेम है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है। तो अब हमें तीन ऑप्शन पर काम करना था, होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। और उसका एक तरीका मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और भी है। और जो सेकंड मेथड है, ध्यान देना, अगर आपको गिवन कंपाउंड्स में रिलेशन फाइंड करना है फॉर होमोमर्स, एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, तो अब जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको एडवाइस करूंगा, बेटर मेथड है, आप उसे यूज करें। ये एक तरीका हो सकता है, आप इसे भी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अब जो सेकंड मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेटर मेथड है, सेफ मेथड है, मिस्टेक्स के चांसेस कम है। और सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, ध्यान दें। देखो सेकंड मेथड में आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आप उन्हें डायरेक्टली कंपेयर करो फॉर होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। अब क्वेश्चन है डायरेक्टली कंपेयर कैसे करें, ध्यान देना। देखो जब आप दो मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट कंफर्म दैट द गिवन मॉलिक्यूल्स शुड बी इन कंपेरेबल स्टेट।
सबसे पहले डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए आपको ये चेक करना है कि जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपेरेबल स्टेट में है या नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लें थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं आपको इन दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है। अब देखो, इन दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको बताना है कि इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। ऐसा कुछ कंपैरिजन अगर आपको करने के लिए कहा जाए और आपके सामने अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को कुछ इस तरह से विजुलाइज करूं कि एक ऑब्जेक्ट को आपको इस तरह से विजुलाइज किया जाए और एक ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से विजुलाइज किया जाए, तो क्या आप इस कंडीशन में इन विजुलाइजेशन के साथ में क्या आप इन ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर पाएंगे? नो। देखो, कंपैरिजन के लिए आप कहेंगे कि सर या तो ऐसा करो कि इस ऑब्जेक्ट का विजुलाइजेशन भी ऐसा कर दो, या फिर आप चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का विजुलाइजेशन भी इसके सिमिलर ऐसा कर दो, तभी तो आप इनको कंपेयर कर पाओगे ना। मतलब आपको इन्हें पहले कंपेरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। या आप इसको ऐसा समझ लो, और सिंप्लीफाइड वे में अगर कहा जाए, दो पर्सन्स अगर आपके सामने और उन दो पर्सन्स को आपको कंपेयर करना है, वे दो पर्सन्स को आपको कंपैरिजन करके बताना है, ठीक है। कैसे भी कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है, हाइट के रिस्पेक्ट में, कलर के रिस्पेक्ट में, और भी जो भी है। दो पर्सन्स को अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए, लेकिन कंपैरिजन के टाइम पर एक पर्सन तो आपके सामने आपको फेस करके खड़ा हुआ है, एक पर्सन का फेस जो है वो तो आपको देख रहा है, वो तो आपको फेस करके खड़ा हुआ है, और दूसरा पर्सन जो है वो आपको बैक करके खड़ा हुआ है। एक का फेस आपकी तरफ है, एक की बैक आपकी तरफ है, तो क्या आप ऐसे दो पर्सन्स को कंपेयर कर पाओगे? नो। ठीक है, आप क्या चाहोगे? या फिर ऐसा करें, एक पर्सन आपके सामने सीधा खड़ा हुआ है और एक पर्सन को हमने उल्टा किया हुआ है, अब कंपेयर करो, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि जो उल्टा पर्सन है या तो उसको भी सीधा कर दें, या फिर जो सीधा है उसको भी उल्टा कर दिया जाए। मतलब अल्टीमेटली दोनों को हम कंपेरेबल स्टेट में लाएंगे, तभी हम उन दोनों पर्सन्स को कंपेयर कर पाएंगे। अगर एक का फेस आपकी साइड में है, दूसरे की बैक आपकी साइड में, तो आप चाहेंगे कि जिसकी बैक आपकी साइड में हो उसका भी फेस आपकी साइड में हो, तो फिर आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे। तो ऐसा ही कुछ मैं इन मॉलिक्यूल्स के लिए भी बोल रहा हूं कि जब आप मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी इन कंपेरेबल स्टेट। बोले हमें कैसे पता चलेगा कंपेरेबल स्टेट में है या नहीं है? तो आप याद करो, मैंने आपसे कहा था कि फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला जो होता है वो सिंपली ये है। एक इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस इंसान की जो बॉडी है ये तो वर्टिकल लाइन है फिशर की, और ये जो हाथ मैंने इस तरह से फैलाए हुए हैं ये फिशर की हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप तो ऐसा समझ लें कि फिशर अगर आपके सामने है तो एक इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है इस स्टेट में। बस आपके सामने अगर दो फिशर्स हैं तो आप ऐसा समझ लें दो इंसान आपके सामने ऐसे खड़े हुए हैं और इन दो इंसान को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो ये हो जाएगी और ये इसकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर मैंने आपसे कहा कि दो फिशर्स आपके सामने दो इंसान हैं और इन दो इंसान को आपको कंपेयर करना है, बस सिंपली आपके सामने ऐसे दो इंसान खड़े हुए हैं, ऐसे दो पर्सन्स खड़े हुए हैं और इनको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर तो मैं कहूंगा कि ये दोनों फिशर्स, अगर मैं इन दोनों को दो इंसान की तरह ट्रीट करूं, तो फिर तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों इंसान कंपेरेबल स्टेट में तब होंगे जब दोनों का वर्टिकल पार्ट कॉमन होगा। जरा देखो, इसके वर्टिकल पार्ट को अगर मैंने एक बॉडी कंसिडर किया है, अगर हम कह रहे हैं कि ये इंसान की एक बॉडी है, तो मैं कहूंगा इस बॉडी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सिर हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप पैर हो जाएंगे। मैंने ऐसा मान लिया है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो इंसान का सिर है और मिथाइल ग्रुप जो है वो इंसान का पैर है। तो जरा देखो, इस इंसान का ये सिर और ये पैर है, लेकिन दूसरे इंसान की अगर बात करें तो उसके पैर तो उसी जगह पर है जो पहले वाले इंसान के हैं, लेकिन इसका सिर थोड़ा सा घुमा हुआ है। जरा देखो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सिर और मिथाइल ग्रुप को इंसान के पैर मान लूं, तो जरा देखो क्या इस इंसान का सिर अपनी जगह पर है क्या? नो। जरा देखो, इसका इंसान का सिर कुछ इधर घुमा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों इंसान अभी कंपेरेबल कंडीशन में नहीं है। तो पहले हम इनको कंपेरेबल कंडीशन में ले आए, और कंपेरेबल कंडीशन में कब आएंगे? तो बस मैं तो ये चाहता हूं कि अगर यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहां पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें भी वर्टिकल में यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहां पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तब ये दोनों आपस में कंपेरेबल कंडीशन में आएंगे। और उसके लिए आप याद करो, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनसे हम फिशर्स में अपने अकॉर्डिंग, या कहा जाए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर आप देखो, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है हम इस फिशर को इसके कंपेरेबल लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर आ जाए, तो दोनों का वर्टिकल पार्ट सेम हो जाएगा, तब ये दोनों कंपेरेबल स्टेट में होंगे। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, यहां पर मैं चेंज अप्लाई कर रहा हूं, और ध्यान दीजिएगा इस कार्बन के लिए अगर हम चेंज अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं,
इस कार्बन के लिए इस वाले पार्ट को फिक्स कर रहा हूं, क्योंकि जरा देखो इस कायरल कार्बन की अगर मैं 4 यूनिट्स की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज वन ऑफ द यूनिट, ब्रोमीन इज द सेकंड यूनिट, हाइड्रोजन इज द थर्ड यूनिट एंड दिस ग्रुप इज द फोर्थ यूनिट, राइट। तो यहां पर ये कार्बन की 4 यूनिट्स हैं और जैसा कि आप याद करो हमने टेक्निक्स जो डिस्कस की थी उसमें एक टेक्निक ये डिस्कस की थी कि अगर आप किसी भी फिशर में कायरल कार्बन की 4 यूनिट्स में से एक को फिक्स कर दें तो अदर 3 को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अब मैं इसमें चेंज अप्लाई कर रहा हूं और अब आप ध्यान देना यहां पर अगर आपके पास कंडीशन है हमने इसको फिक्स किया है तो इसे तो मैं फिक्स कर रहा हूं और अब इस कायरल कार्बन के लिए मैं इन 3 यूनिट्स को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा हूं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल टेक पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन विल टेक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल टेक पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अब हम बात कर सकते हैं नाउ दीस फिशर्स आर कंपेरेबल। अब आप ऐसा समझ लो कि अब ये दोनों इंसान कंपेरेबल हैं क्योंकि ये इसका सिर और ये इसका पैर है तो इस इंसान का भी सिर और पैर अपनी जगह पर है। तो अब ये दोनों इंसान आपस में कंपेरेबल हैं एंड नाउ सी दीज फिशर्स, आर दीज सिमिलर? क्या ये दोनों फिशर्स सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये एकदम सेम दिख रहे हैं या ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रहे हैं या ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं? तो ध्यान देना दोनों फिशर्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये आपस में यहां पर मिरर इमेजेस हैं। और जरा ध्यान देना क्या मैं कह सकता हूं दिस कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन एंड इट इज अनसिमेट्रिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ IUPAC नंबरिंग। इस कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है और ये IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में अनसिमेट्रिकल है। याद करो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल विद मोर देन वन कायरल कार्बन इट्स नन ऑफ द अरेंजमेंट हैज POS एंड COS। दोनों में अगर आप देखोगे तो POS एंड COS एब्सेंट है और POS एंड COS एब्सेंट है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है एंड ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस वन विल बी डेक्स्ट्रो एंड अदर विल बी लीवो एंड DL मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? एनेंटियोमर्स का रिलेशन हो जाएगा। सो दीज आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको कंपेरेबल स्टेट में ला करके फिर हमने इनको डायरेक्टली चेक कर लिया और क्योंकि ये दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस हैं तो उसके बेसिस पर हमने कहा दीज आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोफाइल है, अच्छे से समझना इसको। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स में होमोमर्स, एनेंटियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन फाइंड करना है तो आपको ये चेंज अप्लाई करना है, तब आपको इनको ऐसे कंपेयर करना है। अदरवाइज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो उसमें तो आप सिंपली एटम्स की कनेक्टिविटी चेक करो। अगर एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है तो दो मॉलिक्यूल होमोमर्स नहीं हो सकते, डायस्टीरियोमर्स नहीं हो सकते, एनेंटियोमर्स नहीं हो सकते। उस केस में उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो दे विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये हमें कंपैरिजन किस आंसर के लिए करना है? होमोमर्स, एनेंटियोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर्स के लिए। तो इस तरह से हमने दोनों को कंपेरेबल बनाया। अब ध्यान देना इस तरह से चेंज अप्लाई करने के बाद में ध्यान देना सपोज इस तरह का चेंज अप्लाई करने के बाद में अगर ऐसा होता कि आपको यहां पर H और यहां पर ब्रोमीन मिलता, सपोज ऐसा होता कि चेंज अप्लाई करने के बाद में दोनों को कंपेरेबल बनाने के बाद में मान लो यहां पर H और यहां पर ब्रोमीन आता, सपोज ऐसा होता तो फिर हम कह सकते हैं कि नाउ दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। उस कंडीशन में इनमें क्या रिलेशन आता? डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन आता। और ऐसा मान लेते हैं सपोज चेंजेस अप्लाई करने के बाद में मान लेते हैं कि आपके पास अगर इस तरह का अरेंजमेंट आता, तो जरा देखो अब ये दोनों फिशर्स एकदम आइडेंटिकल हो चुके हैं और अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हो चुके हैं तो फिर आप कहेंगे दे विल बी कॉल्ड होमोमर्स। लेकिन जैसा कि चेंज अप्लाई करने के बाद में ध्यान देना, जैसा कि चेंज अप्लाई करने के बाद में यहां पर हमारे पास जो अरेंजमेंट आ रहा है वो अरेंजमेंट इस तरह का आ रहा है और अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस सो दे विल बी कॉल्ड एनेंटियोमर्स। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन मॉलिक्यूल्स। और आप एग्जांपल देखिए इसमें, सेकंड क्वेश्चन में आप देखो
जैसे इन दो मॉलिक्यूल्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए आप इन कंपाउंड्स को चेक करें, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए हमें क्या चेक करना है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही कंपाउंड्स में, दोनों ही मॉलिक्यूल्स में एटम्स की कनेक्टिविटी में कोई अंतर नहीं है। जो एटम जिस एटम से जिस बॉन्ड के थ्रू इस मॉलिक्यूल में कनेक्टेड है, वही एटम उसी एटम से उसी बॉन्ड के थ्रू इस मॉलिक्यूल में भी कनेक्टेड है। मतलब दोनों में आप कह सकते हैं एटम्स की कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर दोनों कंपाउंड्स के, दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है मतलब दे कैन नॉट बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाला ऑप्शन तो आउट हो चुका है। अब बात करते हैं होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। और उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा, आप दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेरेबल बनाओ। कंपेरेबल बनाने के लिए बस आप ऐसा समझ लो, दो इंसान आपके सामने खड़े हुए हैं। वर्टिकल लाइन की अगर मैं बात करूं तो टॉप उसका सिर है और बॉटम उसका पैर है। तो जैसे इस इंसान की अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं फ्लोरीन इसका सिर है और मिथाइल ग्रुप इसका पैर है। तो फिर तो यहां पर इंसान का सिर कहीं और जा रहा है, पैर कहीं और जा रहा है। तो पहले इस इंसान के सिर और पैर को अपनी पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए चेंज अप्लाई कर देते हैं। और चेंज अप्लाई करने के लिए ध्यान देना क्या करें, देखो आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कॉमनली जो एरर करते हैं, मैंने आपसे कहा कि यहां पर फ्लोरीन यहां पर मिथाइल है, जबकि इसका वर्टिकल पार्ट इसके सिमिलर नहीं है। दोनों का वर्टिकल पार्ट सेम करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों के सिर और पैर अपनी अपनी पोजीशन पर आएंगे। तो यूजुअली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में किस तरह की एरर करते हैं, आप क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं ताकि फ्लोरीन यहां आ जाए, मिथाइल यहां आ जाए। देखो आप ध्यान देना, अगर आप इसको इतना सा घुमा दें कि फ्लोरीन यहां, एच यहां, मिथाइल यहां, ब्रोमीन यहां आ जाए, तो ये जो आपने फिशर में चेंज अप्लाई किया, दो तरह से आप इसको समझो। अगर आप इसको केवल इतना सा घुमा दें कि फ्लोरीन यहां आ जाए, तो मतलब आपने फिशर को 90 डिग्री एंगल से रोटेट किया प्लेन में। जबकि आप याद करो, जो टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी उसमें हमने 90 डिग्री एंगल के रोटेशन की बात नहीं की थी, हमने बात की थी 180 डिग्री एंगल के रोटेशन की। तो अगर आप फिशर को प्लेन में घुमा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन 90 डिग्री का नहीं है, आपके पास ऑप्शन 180 डिग्री का है। तो देखो इसका मतलब इस फिशर को आप इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर घुमा करके कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये चेंज पहले तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने इसको केवल इतना सा घुमा दिया कि फ्लोरीन यहां आ जाए, ये मिथाइल यहां आ जाए, तो फिर तो आप सोचिए फ्लोरीन अगर यहां आएगा तो ये एच यहां आएगा, मिथाइल यहां आएगा, ब्रोमीन यहां आएगा। मतलब आपने क्या किया, चारों ही यूनिट्स को शिफ्ट कर दिया। जबकि यूनिट्स की शिफ्टिंग में अगर हम बात करें तो 4 यूनिट्स की शिफ्टिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। एक यूनिट को फिक्स करके बाकी 3 यूनिट्स की शिफ्टिंग एक्सेप्टेबल है। तो आपको इसमें चेंज क्या अप्लाई करना है, दो ही ऑप्शंस आप माइंड में रखें। या तो आप फिशर को इन द प्लेन 180 डिग्री घुमा सकते हैं, या फिर आप फिशर में किसी एक यूनिट को फिक्स करके अदर 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब ऐसा करते हैं, पहले इसमें ऐसा करते हैं, इस ब्रोमीन को फिक्स कर देते हैं। पहले इस ब्रोमीन को फिक्स कर देते हैं और मैं इस सिर को, हमने फ्लोरीन को सिर मान लिया है, तो इस सिर को मैं यहां पर ले आता हूं। तो उसके लिए मैं इन यूनिट्स को क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देता हूं। और ऐसा करने के बाद में अब फ्लोरीन यहां पर है, एच यहां पर है, मिथाइल ग्रुप यहां पर है और ब्रोमीन यहां पर है। अभी मैं कह सकता हूं कि हमारा 50% काम कंप्लीट हुआ है। अभी सिर अपनी सिर की जगह पर आया है, लेकिन अभी पैर पैर वाली जगह पर नहीं है, पैर इधर है। तो पैर को अपनी जगह पर लाओ। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, सिर अपनी जगह पर आ चुका है तो इसको फिक्स कर देते हैं और अब इसमें चेंज अप्लाई करते हैं और इन यूनिट्स को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद में अब आपके पास जो कंडीशन आएगी, फ्लोरीन यहां पर फिक्स था, नाउ ब्रोमीन विल टेक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल टेक पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप विल टेक पोजीशन ऑफ ब्रोमीन। और अब आप कह सकते हैं दोनों के सिर और पैर अपनी अपनी जगह पर हैं, मतलब दोनों के वर्टिकल पार्ट अब एकदम आइडेंटिकल हो चुके हैं। नाउ दीज फिशर्स आर कंपेरेबल। और जरा ध्यान देना, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो अगेन दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसके सामने अगर आप इसको रखेंगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ रहे हैं। और क्या मैं कह सकता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस विल बी कॉल्ड एनेंटियोमर्स, क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है। और याद करो, जिन मॉलिक्यूल्स में सिंगल कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं दीज आर ऑल्सो एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। इनके बीच में भी रिलेशन किया जाएगा, एनेंटियोमर्स का रिलेशन आ जाएगा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
जैसे ये 2 कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स में हमें रिलेशन फाइंड करना है। देखो सबसे पहले अगर आप एटम्स की कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो एटम्स की कनेक्टिविटी यहाँ भी सेम है, मतलब ये कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है। तो अब हमें आंसर फाइंड करना है होमोमर्स, एनेंटियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स के लिए। और उसके लिए क्या किया मैंने आपसे क्या कहा, आप दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें डायरेक्टली, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो पहले वो कंपेरेबल स्टेट में होने चाहिए। क्या ये कंपेरेबल स्टेट में है? आंसर है नो, क्योंकि इसमें वर्टिकल पार्ट में दोनों जगह पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जबकि इसके वर्टिकल पार्ट में एक जगह पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका शिफ्टेड है। तो पहले हमें इस फिशर को इस फिशर के कंपेरेबल बनाना है, मतलब दोनों के वर्टिकल पार्ट्स को हमें सेम करना पड़ेगा। आप ऐसा समझ लो ये सिर है और ये पैर है। अब इस वाले इंसान के पैर तो पैर वाली जगह पर ही है, लेकिन इसका सिर इधर है, तो पहले सिर को अपनी जगह पर लाओ। और उसके लिए मैं इस कार्बन पर चेंज अप्लाई कर रहा हूं, और ध्यान देना इस कार्बन के लिए इस यूनिट को फिक्स कर देते हैं, और अदर 3 को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दें तो अब जो न्यू फिशर आपको मिलेगा उस न्यू फिशर में आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नाउ ऑन द टॉप एंड OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन इज ऑन राइट साइड, और ये आपके पास यहाँ पर OH, H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और अब हम बात कर सकते हैं दोनों के वर्टिकल पार्ट कॉमन है, तो अब ये दोनों फिशर्स आपस में कंपेरेबल हैं। एंड नाउ यू कैन सी दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। आप ध्यान देना ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और अगर ये मिरर इमेज हैं तो फिर तो मैं कहूंगा दीज आर होमोमर्स। ध्यान देना दीज आर होमोमर्स। हो सकता है जैसे ही मैंने कहा कि दीज आर मिरर इमेजेस, आपके माइंड में इसका आंसर आया हो एनेंटियोमर्स। देखो मिरर इमेजेस एनेंटियोमर्स तब होते हैं जब वो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस होते हैं। जरा ध्यान देना यहां पर जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं ये तो मीजो कंपाउंड है। जरा देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग मोर देन 1 कायरल कार्बन, एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है, और साथ में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आप इसे यहां से कट करेंगे तो अपर पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ लोअर पार्ट, और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया ना मीजो आइसोमर। और याद करो मीजो आइसोमर का मिरर इमेज वो तो आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, होमोमर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये था, देखो कि जैसे ही आपने मॉलिक्यूल्स को कंपेरेबल बनाया और वो आपको मिरर इमेज मिले, स्टूडेंट्स मोस्टली गलती क्या करते हैं, मिरर इमेज मिलते ही आंसर उनके माइंड में आता है एनेंटियोमर्स। चेक करो अगर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज है तो एनेंटियोमर्स आंसर होगा, लेकिन अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिरर इमेज है तो दे विल रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, होमोमर्स। तो ये आपस में होमोमर्स होंगे। एक क्वेश्चन और देखो, ये कंपाउंड्स आपको गिवन है और अब इन कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, जब आप 2 कंपाउंड्स पे रिलेशन फाइंड कर रहे हैं इन ऑप्शंस के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, होमोमर्स, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप रिलेशन फाइंड करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए। यूजुअली स्टूडेंट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस करने के बाद में डायरेक्टली बिना सोचे समझे फीचर्स को कंपेरेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कंपेरेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कंपेरिजन के लिए, तो मतलब आप आंसर फाइंड करें किसके लिए, होमोमर्स, एनेंटियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स के लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि इन 3 ऑप्शन से पहले आप चेक करो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि अगर इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुए तो इनके बीच में रिलेशन होमोमर्स, एनेंटियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स का हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायस्टेरियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हैं, एनेंटियोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हैं, और होमोमर्स के तो सभी फॉर्मूला सेम होते हैं, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। अब जरा ध्यान देना, इन 2 कंपाउंड्स के अगर आप रिलेशन फाइंड करते हैं तो इन 2 कंपाउंड्स पे रिलेशन आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसा क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि जरा चेक करो इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एटम्स की कनेक्टिविटी में चेंज आ चुका है। एटम्स की कनेक्टिविटी में कैसे चेंज आ चुका है, देखो यहां पर जरा देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उससे एक मिथाइल और एक H बॉन्डेड है, जबकि यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उससे मिथाइल नहीं, अब उससे इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो यहां पर एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज हो चुकी है।
और एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज होने का मतलब इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो दे विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब इनमें रिलेशन होमोमर्स, एनेशमर्स या डायस्टमर्स का हो ही नहीं सकता। तो जब वो रिलेशन ही नहीं हो सकता था तो क्यों हम अपना टाइम खराब करें, पहले इसको कंपेरेबल बनाएं, फिर हम उसको चेक करें कि मिरर इमेज है या सेम है या आइडेंटिकल है, क्या है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। यूजुअली स्टूडेंट इस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक करके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का रिलेशन उस पर चेक करो। अगर वो नहीं है तो फिर आप फिशर्स को कंपेरेबल बनाओ फॉर होमोमर्स, एनेशमर्स या डायस्टमर्स के लिए। सो दिस इज अबाउट the question which we have discussed for the molecules. What is the relation between molecules? And suppose options are structural isomers, homomers, enantiomers and diastomers. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। अब इसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर अ गिवन कंपाउंड। चलो ध्यान देना। देखो इसके लिए अगर आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला सजेस्टेड है। मैं पहले फॉर्मूला आपको बताता हूं क्या क्या फॉर्मूला सजेस्टेड है टू फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड। आप ध्यान दीजिएगा। देखो जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है सबसे पहले तो आपको यह चेक करना होगा कि उस कंपाउंड का टाइप कैसा है। कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हम कैसे चेक करेंगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ आईयूपैक नंबरिंग। आप ध्यान दीजिएगा, अगर गिवन कंपाउंड आपको अनसिमेट्रिकल मिलता है, दैट इज सपोज अनसिमेट्रिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ आईयूपैक नंबरिंग, मैं आपको ऐसा करता हूं पैरेलल में अप्लाई करके बताता हूं। आप ध्यान दीजिएगा। आपको सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है तो इस कंपाउंड के लिए हम कह सकते हैं इट इज अनसिमेट्रिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ आईयूपैक नंबरिंग, क्योंकि दोनों टर्मिनल से अगर आप नंबरिंग करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। यहां से ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर आएगा जबकि यहां से क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो ये कंपाउंड हुआ अनसिमेट्रिकल। और ध्यान देना, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो फिर उस कंपाउंड के लिए डी प्लस एल आइसोमर्स का जो काउंट होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेक्स्ट्रो प्लस लीवो आइसोमर्स होगा, दैट विल बी 2 to the power n. It will be 2 to the power n. And what is n? n is number of systems for optical isomerism. और सिस्टम हमने कैसे कहा, कैरियल कार्बन को, तो आप कह सकते हैं n is this n. It is number of chiral carbon in compound. आपको उस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिस्टम्स चेक करना है या कहा जाए नंबर ऑफ कैरियल कार्बन चेक करना है। एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैरियल कार्बन एटम्स फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड नंबर ऑफ डेक्स्ट्रो प्लस लीवो आइसोमर्स विल बी 2 to the power n. और क्या हम बात कर सकते हैं, मीजो की अगर बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए मीजो आइसोमर विल बी 0। ऐसे कंपाउंड के लिए आप याद करो मीजो आइसोमर 0 होता है क्योंकि मीजो आइसोमर उन्हीं कंपाउंड का पॉसिबल होता है जिनमें मोर देन 1 कैरियल कार्बन प्रेजेंट हो और कंपाउंड आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर विल बी 0। अब जरा ध्यान देना, अगर आपके पास कंडीशन है इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ आईयूपैक नंबरिंग, आप ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं यहां पर आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है
आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है तो अब आप कह सकते हैं दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ आईपैक नंबरिंग, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर आप नंबरिंग करते हैं तो इट विल बी सेम। तो अब हम कह सकते हैं ये कंपाउंड इस कैटेगरी का है, सिमेट्रिकल कंपाउंड की कैटेगरी का है। अब सिमेट्रिकल में फिर दो केस हैं, आप ध्यान देना, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन द गिवन सिमेट्रिकल कंपाउंड। ध्यान देना यहां पर अब डिपेंड करेगा n इज इवन नंबर और इफ इट इज ऑड नंबर। ऐसे केस में फिर दो कंडीशंस यहां पर बनेगी। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, या कहा जाए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिस्टम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, अगर यहां पर n की वैल्यू इवन नंबर है तो फिर इसके लिए D प्लस L आइसोमर्स होगा, दैट विल बी 2n-1। और इसके लिए अगर मीजो आइसोमर की बात करें, अब याद करो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए तो मीजो आइसोमर पॉसिबल होता है ना, और अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन नंबर है तो उसके लिए मीजो आइसोमर का जो काउंट हो जाएगा दैट विल बी 2n/2 -1। तो ये यहां पर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन वाले सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए फॉर्मूला होगा D प्लस L और मीजो आइसोमर्स का काउंट फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड नंबर है, जैसे इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज 2, मतलब यहां पर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन वाले फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड नंबर है, कंपाउंड के लिए जो प्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए सिस्टम जो है वो अगर ऑड नंबर ऑफ सिस्टम प्रेजेंट है तो ध्यान दीजिएगा इस केस में D प्लस L आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो इट विल बी 2n-1 माइनस 2n-1 पावर बाय 2, और मीजो आइसोमर की अगर बात की जाए तो इट विल बी 2n-1 पावर बाय 2। ये यहां पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना रहेगा। कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में भी फिर डिपेंड करेगा इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन या ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो दीज आर द फॉर्मूले व्हिच आर सजेस्टेड टू फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड। अब मैं आपको इन फॉर्मूला की एप्लीकेशंस के साथ में कुछ कंसेप्चुअल बात करता हूं, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, यहां पर जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो कंपाउंड आपको दिया हुआ है अनसिमेट्रिकल। अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड से आईपैक नंबरिंग में डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप देखो ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर तो 0 हो जाएगा। मतलब इसके लिए अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड के लिए D प्लस L आइसोमर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 2n। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू अगर 2 है तो इट विल बी 2n/2। मतलब इस कंपाउंड के लिए D प्लस L आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो इट विल बी 4, और इसके लिए क्योंकि मीजो आइसोमर तो 0 होगा, तो अगर आपको कहा जाए कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखो वैसे तो अगर बात की जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो। और अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या करना होगा, D प्लस L प्लस मीजो, इनको ऐड करना पड़ेगा। अब इस कंपाउंड के लिए मीजो तो 0 है, तो 4 प्लस 0 इट विल बी 4। मतलब इस कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर ये तो ठीक है हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं थोड़ा सा यहां पर कंसेप्चुअल बात करता हूं। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैलकुलेशन क्या दे रहे हैं, मतलब इससे एग्जैक्टली कैलकुलेशन क्या हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लोगे, उसे अप्लाई भी कर दोगे, लेकिन एग्जैक्टली आपने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट क्या किया वो मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप इसको ऐसे समझें, अगर हमने इस कंपाउंड के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 फाइंड किए हैं, तो आप तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस कंपाउंड के इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स को ऑन द पेपर बनाता हूं, या बोर्ड पर अगर मैं इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स को बनाऊंगा, तो इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑन द पेपर
या कहा जाए थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस होगा। देखो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल डिफरेंस की, तो इन ऑप्टिकल आइसोमर्स में प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या होगा, वही पीपीएल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंस मिलेगा। कोई आइसोमर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, हो सकता है कोई क्लॉकवाइज रोटेट करे, डिफरेंट उसका एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है स्पेसिफिक रोटेशन वो आपको डिफरेंट मिले, किसी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन आपको डिफरेंट मिले, ऐसे डिफरेंसेस होंगे। मतलब प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो इनका पीपीएल के रिस्पेक्ट में बिहेवियर आपको डिफरेंट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑन द पेपर थ्योरेटिकल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो इन कंपाउंड्स में थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या होगा। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की, और स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या मैं कह सकता हूं, थ्योरेटिकल डिफरेंस ये होता है कि उन कंपाउंड्स के स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं सिस्टम के अबाउट अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इस कंपाउंड के 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑन द पेपर बनाऊंगा तो उनमें मुझे डिफरेंस क्या मिलेगा, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होंगे, उनके स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होंगे। अब ध्यान देना, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होंगे मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर उनके अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे तो फिर तो उनमें प्रेजेंट सिस्टम के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही तो अरेंजमेंट बताता है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमें डिफरेंस क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस मिलेगा। अब आप ध्यान देना, कॉन्फ़िगरेशन में अगर डिफरेंस मिलेगा तो क्या मैं कह सकता हूं, कंपाउंड में प्रेजेंट एक सिस्टम के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन तो 2 ही हो सकते हैं, या तो आर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या फिर आप उसके लिए नोटेशन कुछ और यूज कर सकते हैं, डीएल नोटेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन नोटेशन आप कोई भी यूज करें, क्या मैं कह सकता हूं, एक सिस्टम के अबाउट अरेंजमेंट तो 2 ही होंगे, कॉन्फ़िगरेशन 2 ही होंगे। अब आप ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कंपाउंड में ये एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का सिस्टम प्रेजेंट है कायरल कार्बन, तो इस सिस्टम के अबाउट मुझे अरेंजमेंट या तो आर मिलेगा या फिर एस मिलेगा। और अगर इस कंपाउंड में एक और सिस्टम प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, उस सिस्टम के अबाउट भी या तो अरेंजमेंट मुझे आर मिलेगा या फिर एस मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हम तो एक बात को ऐसे समझ लें कि अगर इस कंपाउंड में 2 सिस्टम प्रेजेंट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के, तो उन दोनों सिस्टम में अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो या तो अरेंजमेंट आर होगा या फिर एस होगा। और अगर इस तरह से 2 सिस्टम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो फिर तो हम क्या करें, इन दोनों सिस्टम पर पॉसिबल अरेंजमेंट, इन दोनों सिस्टम पर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के अगर मैं कॉम्बिनेशंस बना लूं तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे वही तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा इस कंपाउंड के लिए। आप जरा इसको ऐसे समझना। ऐसा करते हैं, इस कंपाउंड की मैं आईयूपैक नंबरिंग कर देता हूं। देखो आईयूपैक नंबरिंग की अगर बात करूं तो रूल के अकॉर्डिंग क्लोरीन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन अल्फाबेटिकली सीनियर है, इसलिए मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 एंड 4। और अब आप ध्यान देना, अगर इस आईयूपैक नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में प्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के सिस्टम, मतलब कायरल कार्बन की अगर मैं आईयूपैक नंबरिंग में पोजीशन चेक करूं तो एक की पोजीशन 2 और एक की पोजीशन 3 है। तो ऐसा करते हैं, एक की पोजीशन तो हमें 2 मिलती है इसमें, और एक की पोजीशन क्या मिल रही है, यहाँ पर 3 मिल रही है। अब मैंने आपसे कहा कि नंबर 2 पोजीशन पर या तो अरेंजमेंट आर होगा या एस होगा, ऐसे ही नंबर 3 पोजीशन पर या तो अरेंजमेंट आर होगा या फिर एस होगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों पोजीशन पर इन अरेंजमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ध्यान देना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इट कैन बी आर कॉम्बिनेशन, इट कैन बी एस कॉम्बिनेशन, इट कैन बी RS कॉम्बिनेशन, और इट कैन बी SR कॉम्बिनेशन। क्या इन 4 कॉम्बिनेशंस के अलावा और कोई 5th कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या इन 2 सिस्टम्स के लिए? पॉसिबल नहीं है। फिर अगर मैं 2 अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, एक सिस्टम पर 2 तरह के अरेंजमेंट है, या तो R या S। ऐसे ही एक और सिस्टम है, वहां पर भी 2 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो R हो सकता है या S हो सकता है। तो अगर आप इन पॉसिबल अरेंजमेंट्स के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना लें तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे वही नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो इसका मतलब मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये फॉर्मूला मुझे एक्चुअल में क्या बता रहा है, इन इस कंपाउंड में प्रेजेंट सिस्टम के अबाउट पॉसिबल अरेंजमेंट के कॉम्बिनेशंस बता रहा है। मतलब ये सिंपली परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ही हमने फाइंड किए हैं। आप सोचिए, अगर ऐसा ही कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आपको दिया हो, ध्यान देना, ऐसा ही कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आपको दिया हो और उसमें अगर नंबर ऑफ सिस्टम 3 हो, ध्यान देना, उसमें अगर नंबर ऑफ सिस्टम 3 हो तो फिर 3 सिस्टम्स में हर सिस्टम पर या तो अरेंजमेंट आर होगा या एस होगा। तो क्या होगा, देखो 3 सिस्टम अगर हैं तो एक सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन होगा,
दूसरे पर भी आरएस होगा, तीसरे पर भी आरएस होगा। और ऐसे अगर आप तीनों सिस्टम को एक साथ लेकर के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं? देखो, RRS, RRR, SSS, SSR, RSR, RSS, SRR, SRS। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 8 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे 3 सिस्टम अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है और कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, 2n और 2 में n की वैल्यू अगर 3 है तो 2 8 आइसोमर्स आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड कर लो, वही नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। देखो मैं आपको इसे अप्लाई करके बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि इस कंपाउंड के अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स हमने 4 कैलकुलेट किए, अगर इस कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ आइसोमर्स हमने 4 कैलकुलेट किए हैं और इन 4 आइसोमर्स को अगर मैं ऑन द पेपर बनाऊंगा तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? सिस्टम के अबाउट आपको अरेंजमेंट में डिफरेंस मिलेगा, या कह सकते हैं कि सिस्टम के अबाउट आपको कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही अरेंजमेंट है। तो जरा देखो, ऐसा करते हैं, मैं यहां पर 4 आइसोमर्स के लिए 4 फिशर्स बना रहा हूं और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फिशर में वर्टिकल लाइन पर मैं कार्बन चेन को फिक्स कर रहा हूं ताकि कंपैरिजन आसान हो। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जब आप 4 फिशर्स को, अगर आप 4 इंसान को कंपेयर कर रहे हैं तो सब कंपेरेबल स्टेट में होने चाहिए। सबके वर्टिकल पार्ट को कॉमन कर दो ताकि कंपैरिजन आपको आसानी से कर पाए। ध्यान देना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबका वर्टिकल पार्ट कॉमन कर रहा हूं और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जो कार्बन चेन है उसको वर्टिकल लाइन पर फिक्स कर रहा हूं। तो ध्यान देना, यहां पर तो मैंने यहां पर पुट कर दिया है दोनों मिथाइल ग्रुप, और अब इसके अलावा दोनों कायरल कार्बन पर रिमेनिंग यूनिट्स क्या है? तो एक कायरल कार्बन पर तो यूनिट H और Cl होगी और दूसरे पर H और ब्रोमीन है। और अब इनका अरेंजमेंट जो भी आपके माइंड में आता है, रैंडमली जो माइंड में आपके अरेंजमेंट सबसे पहले आया वो अरेंजमेंट आप प्लेस कर दो। चलिए ऐसा करते हैं, मेरे माइंड में यहां पर आया कि मैं दोनों पर HH और क्लोरीन और ब्रोमीन को इस तरह से प्लेस कर दूं। ठीक है, आप ध्यान देना, मेरे माइंड में अरेंजमेंट आया कि मैं यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन को इस तरह से प्लेस कर दूं। ये पहला अरेंजमेंट मेरे माइंड में आया, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट अबाउट द सिस्टम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द कंपाउंड। और क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर तो 0 है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो फिर तो जो आइसोमर बना वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ये एक्टिव है तो फिर तो इसका मिरर इमेज भी लो, क्योंकि ये अगर एक्टिव है तो या तो ये डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करेगा या फिर लीवो को, और अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका मिरर इमेज लीवो हो जाएगा, या फिर अगर ये लीवो हुआ तो इसका मिरर इमेज डेक्स्ट्रो होगा। तो इसका मिरर इमेज भी कंसीडर कर लिया जाए और इसके मिरर इमेज में आपके पास कंपाउंड ये हो जाएगा। So these are 2 optical isomers possible for this compound, right? और अब आप क्या करें, देखो वर्टिकल पार्ट को तो वही रखो, वर्टिकल पार्ट में आप चेंज मत करो ताकि कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो। मैंने यहां पर वर्टिकल पार्ट को तो सेम कर दिया है, क्योंकि मुझे 4 अलग अलग कंपाउंड के फिशर्स बनाने हैं, तो ऐसी मिस्टेक ना हो कि एक ही कंपाउंड के 2 फिशर्स हम बना लें। इसलिए मैं यूनिट्स को रैंडमली प्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ सिस्टमेटिक वे में फिशर्स बना रहा हूं, और उसके लिए मैंने क्या किया, वर्टिकल पार्ट को कॉमन कर रहा हूं। तो मैंने कार्बन चेन को वर्टिकल पार्ट पे ले लिया। अब मुझे आप बताओ, हॉरिजॉन्टल में जिस तरह से हमने पहले यूनिट्स प्लेस किए 2 कंपाउंड्स पे, उन यूनिट्स में आप क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज आपके माइंड में आता है? तो देखो ये चेंज माइंड में आ सकता है कि यहां पर हमने क्लोरीन और ब्रोमीन को सेम साइड रखा था, तो अब नेक्स्ट कंपाउंड में हम क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या करें, अक्रॉस कर दें। तो फिर तो मैंने क्लोरीन को यहां प्लेस कर दिया है, ब्रोमीन को यहां प्लेस कर दिया है, और क्या मैं कह सकता हूं, ये अब यहां पर मेरे पास एक नया अरेंजमेंट होगा, एक थर्ड अरेंजमेंट होगा जो प्रीवियस 2 अरेंजमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन सेम साइड है दोनों में, जबकि यहां पर अक्रॉस है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो फिर इसका भी मिरर इमेज लें, और इसका भी अगर मिरर इमेज लेते हैं तो इसका मिरर इमेज हमारे पास ये कंपाउंड हो जाएगा। और इस तरह से आप ध्यान देना, अब हम बात कर सकते हैं दीज आर द पॉसिबल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। और अगर आप चेक करेंगे तो इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑन द पेपर क्या डिफरेंस मिलेगा, अरेंजमेंट में डिफरेंस है। अरेंजमेंट में डिफरेंस है मतलब कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, एक कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन RR मिलेगा, एक में SS मिलेगा, एक में RS मिलेगा, और एक में SR मिलेगा। जरा ध्यान देना, अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन अगर आप फाइंड करते हैं तो इट विल बी S
और यहां पर फाइंड करेंगे तो इट विल बी आर, तो ये तो जाएगा एस आर। और ध्यान देना ये अगर एस आर है तो पक्का इसका मिरर इमेज क्या होगा आर एस। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा एस, और यहां पर चेक करोगे तो यहां भी मिलेगा एस, ये एस एस है तो पक्का इसका मिरर इमेज क्या होगा आर आर। और यही 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स की मैंने बात की है इस कंपाउंड के लिए। तो अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन मैं चाहता हूं देखो फॉर्मूला तो ठीक है आप अप्लाई कर लेंगे, ये तो कोई भी किसी को भी आप बोल दो, किसी अदर देन साइंस अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट वाले को भी कहोगे भाई इस तरह से फॉर्मूला होता है और इस तरह से कंपाउंड में अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी फाइंड कर सकता है। हमें क्योंकि हम साइंस में इसको पढ़ रहे हैं तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से जो नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको मिले उन आइसोमर्स में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, थ्योरेटिकल उनमें क्या डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकली इनमें अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। तो फिर तो जो भी सिस्टम कंपाउंड में प्रेजेंट है उन सिस्टम के अबाउट, हर सिस्टम के अबाउट हमें पता है 2 तरह के अरेंजमेंट मिलेंगे, या तो आर अरेंजमेंट होगा या एस। तो बस इस तरह से पॉसिबल अरेंजमेंट के या कहा जाए पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के अगर आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना लें तो वही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस बना करके भी आंसर दिया जा सकता है। अब आप ध्यान देना अगर इस कंपाउंड के लिए हमने 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड किए, क्या मैं कह सकता हूं चारों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं ये D+L आइसोमर्स का काउंट मिला हमें 4। अच्छा बताओ अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ D+L आइसोमर्स 4 मिला तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कितने डेक्स्ट्रो और कितने लीवो होंगे? क्या मैं कह सकता हूं जितने डेक्स्ट्रो होंगे उतने लीवो होंगे, मतलब हाफ विल बी डेक्स्ट्रो एंड हाफ विल बी लीवो। तो आप ध्यान देना इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम कह सकते हैं कि हाफ डेक्स्ट्रो होंगे और हाफ लीवो होंगे। तो हाफ अगर डेक्स्ट्रो होंगे तो मान लेते हैं एक डेक्स्ट्रो D1 है और दूसरा डेक्स्ट्रो D2 है, 2 डेक्स्ट्रो हो गए, एक D1 और एक D2, और इनके 2 मिरर इमेज, दोनों के एक मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज तो मान लेते हैं L1 हो जाएगा और इसका मिरर इमेज जो होगा वो L2 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के लिए 2 तो मैंने डेक्स्ट्रो आइसोमर्स ले लिए, सपोज वन इज D1 अदर इज D2, और 2 लीवो आइसोमर्स ले लिए, वन इज L1 एंड अदर इज L2। और अगर आप देखोगे तो ये 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं जिनमें आप कह सकते हैं ये दोनों मिरर इमेज हैं और ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं। तो इसका मतलब एक डीएल पेयर तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं D1 L1 पेयर है और एक डीएल पेयर ये होगा, ये मान लेते हैं D2 L2 पेयर है। अब आप सोचिए D1 और L1 में क्या डिफरेंस होगा प्रैक्टिकली। अगर मैं प्रैक्टिकल डिफरेंस की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं D1 और L1 में D1 तो PPL के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जबकि L1 PPL के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और D1 और D2 में क्या डिफरेंस होगा, देखो D1 और D2 दोनों ही प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं दोनों के लिए स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा, एंगल ऑफ रोटेशन में जो डिफरेंस आएगा वो एंगल ऑफ रोटेशन की अगर बात करें तो उनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो D1 और D2 में आप कह सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन में डिफरेंस मिलेगा और D1 और L1 में डायरेक्शन में आपको डिफरेंस मिलेगा। वन विल रोटेट द प्लेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर विल रोटेट द प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर एन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अब जरा देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है और इसके लिए अगर आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान देना, देखो ये तो यहां पर टेबल हो गई जिसमें अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए मैंने पहले यहां पर ये इसमें डिस्कस किया है। अब जरा देखो इसके लिए क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ सकते हैं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन हो सकता है, देखो आपको ये कंपाउंड दिया है, वही कंपाउंड दिया जो हमने डिस्कस किया अभी, मैं इसी कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ये कंपाउंड हमने लिया है और क्वेश्चन आपको ये दिया जा सकता है, देखो नंबर ऑफ D+L या कहा जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड। तो बोलिए इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मतलब D+L आइसोमर्स, क्या बात कर सकते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है तो 2n मतलब 2 अभी हमने फाइंड किया है। इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए 4, तो ये आंसर तो यहां पर आ जाएगा 4।
सकता है इसी कंपाउंड के लिए आपसे पूछा जाए सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मीसोआइसमर्स। तो क्या हम बात कर सकते हैं कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मीसोआइसमर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो टोटल ऑप्टिकल आइसमर्स। अब आप ध्यान देना, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसमर्स पूछा जाए तो टोटल ऑप्टिकल आइसमर्स क्या होता है, डी प्लस एल प्लस मीजो। अब मीजो तो यहाँ पर 0 है, तो फिर यहाँ पर टोटल ऑप्टिकल आइसमर्स भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और मीजो की कुछ वैल्यू होती तो 4 प्लस मीजो की जो भी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते। फिर इसके बाद में क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड, इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझना, यहां पर स्टूडेंट यूजुअली एरर करते हैं। देखो अगर आपसे यहां पर नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स पूछा जाए, अगर आपसे यहां पर नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स पूछा जाए तो एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, देखो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। तो फिर तो हम कह सकते हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, सो दे विल बी कॉल्ड एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे यहां भी अगर बात की जाए तो these are also optically active mirror images of each other, these are also enantiomers। तो बोलो नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स क्या होगा, ध्यान देना, यूजुअली इसमें स्टूडेंट आंसर देते हैं 2, यूजुअली इसमें स्टूडेंट आंसर देते हैं नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स 2। ध्यान देना, आंसर 2 नहीं आएगा। नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा 4। कैसे, देखो आप 2 किस बेसिस पे देते हैं, स्टूडेंट जिनका आंसर 2 होता है वो किस बेसिस पे देते हैं, उनको ऐसा लगता है ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं तो एक तो ये हो जाएगा, और ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं एक ही हो जाएगा, 2 एनेंटियोमर्स। वास्तव में देखो अगर आपने कहा कि ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं तो आप कह सकते हैं इट इज 1, बट व्हाट इज 1, इट इज 1 पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। ऐसे ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं, ये आप कह सकते हैं सेकंड पेयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पेयर्स तो आप कह सकते हैं 2 पेयर्स। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स पूछा जाए तो क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड का एनेंटियोमर अगर ये है तो इसका एनेंटियोमर ये है, मतलब दोनों एक दूसरे के अगर एनेंटियोमर्स हैं तो नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स तो 2 ही हुए ना भाई। आप ऐसा समझ लें, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं। मान लो 2 बॉयज खड़े हुए, अब वो 2 बॉयज मान लेते हैं कि वो दोनों बॉयज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ब्रदर हैं, एक दूसरे के भाई हैं। मान लो आपने एक में से किसी भी एक से आपने पूछ लिया कि ये दूसरा पर्सन जो यहाँ पर दूसरा जो बॉय खड़ा हुआ है ये कौन है, तो उसका आंसर है ये मेरा ब्रदर है। अब आपने पूछ लिया कि नंबर ऑफ ब्रदर्स आप कितने हो, अगर आपने उससे पहला क्वेश्चन पूछा कि आपके साथ में जो बॉय खड़ा हुआ है ये कौन है, तो उसका आंसर है ये मेरा भाई है। अब आपने उससे पूछा कि आप कितने भाई हो, तो क्या बोलेगा 1 या 1 पेयर। नंबर ऑफ ब्रदर अगर आप उससे पूछोगे तो नंबर ऑफ ब्रदर तो 2 ही बोलेगा ना। ऐसी बात यहां पर भी है कि अगर आप इससे, जैसे देखो इस कंपाउंड से आपने पूछा कि ये कौन है, इसने कहा कि ये मेरा एनेंटियोमर है। इससे अगर आपने पूछा कि ये कौन है, इसने कहा मेरा एनेंटियोमर है। आप अगर पूछते हो आप कितने एनेंटियोमर हो, तो कहेगा 2, एक मैं और एक मेरे साथ में खड़ा है वो, हम दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं। तो नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स की अगर बात की जाए तो इट विल बी 4। मैं तो एक बात समझ रहा हूं, देखो अगर डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, तो फिर तो मैं कह सकता हूं हर डेक्स्ट्रो और हर लीवो जो होगा वो एनेंटियोमर होगा। हर डेक्स्ट्रो किसका एनेंटियोमर होगा, उसके मिरर इमेज लीवो का। हर लीवो किसका मिरर इमेज होगा, हर लीवो किसका एनेंटियोमर होगा, उसके मिरर इमेज डेक्स्ट्रो का। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होगा वही नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स आएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अगर 4 है, ध्यान देना, अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 4 हैं तो फिर नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि हर ऑप्टिकली एक्टिव या कहा जाए हर डेक्स्ट्रो या लीवो आइसोमर जो होगा दैट विल बी एनेंटियोमर ऑफ इट्स मिरर इमेज। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एनेंटियोमरिक पेयर, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एनेंटियोमरिक पेयर इज 2। 2 पेयर्स यहां पर हैं, D1L1 एक पेयर हो जाएगा और D2L2 दूसरा पेयर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखो नंबर ऑफ रेसिमिक पिक्चर। अब आप देखो जब आप DL मिरर इमेजेस को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, व्हेन D and L मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स आर मिक्स्ड इक्वली वी गेट रेसिमिक पिक्चर। अब जरा देखो यहां पर अगर टोटल 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं जिसमें से 2 डेक्स्ट्रो हैं D1L1 और 2 उनके मिरर इमेज हैं D1D2 और 2 उनके मिरर इमेज हैं L1L2।
तो क्या हम बात कर सकते हैं, जब D1L1 मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स को हम इक्वली मिक्स करेंगे विल गेट वन टाइप ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, सपोज R1। और ऐसे जब आप D2L2 को मिक्स करोगे, जब आप D2L2 मिरर इमेज को इक्वली मिक्स करोगे यू विल गेट सेकंड टाइप ऑफ रेसिमिक मिक्सचर R2। ध्यान देना, D1 और L2 को अगर आप मिक्स करोगे तो उस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे। रेसिमिक मिक्सचर में कौन से DL मिक्स करेंगे, DL मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस को मिक्स करना है आपको, तो फिर तो D1 के साथ में आपको L1 को मिक्स करना पड़ेगा और D2 के साथ में आपको L2 को मिक्स करना पड़ेगा। तो दो तरह के रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएंगे। यहां पर अगर बात की जाए तो रेसिमिक मिक्सचर विल बी 2। मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं जितने टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे D+L, उसका हाफ रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। अगर 10 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं तो 5 रेसिमिक मिक्सचर हो जाएंगे। D1 को, भाई 10 तरह के ऑप्टिकली एक्टिव हैं, D1, D2, D3, D4, D5 और उनके मिरर इमेज L1, L2, L3, L4, L5। अब D1 को L1 के साथ मिक्स करो, एक तरह का रेसिमिक मिक्सचर। D2 को L2 के साथ, D3 को L3 के साथ, D4 को L4 के साथ और D5 को L5 के साथ। इस तरह से 10 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के लिए 5 तरह के रेसिमिक मिक्सचर हो जाएंगे। तो इट विल बी हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ D+L आइसोमर्स। ये क्वेश्चन हो सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो कि ये जो हमने 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की है, इनमें आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं। कैसे, आप देखो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2। जरा ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं 1 एंड 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस एंड ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। मतलब 1 एंड 2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, 1 एंड 2 में रिलेशन हो जाएगा एनेंटियोमर्स का। फिर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3, अगर आपसे 1 एंड 3 में रिलेशन पूछा जाए, ध्यान देना, क्या मैं बात कर सकता हूं 1 एंड 3 आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखो यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन सेम साइड है, जबकि यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन अक्रॉस है। तो क्या हम बात कर सकते हैं 1 एंड 3 एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं हो सकते। और अगर ये स्टीरियोआइसोमर्स मिरर इमेज नहीं है तो द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। मतलब 1 एंड 3 में आप रिलेशन दे सकते हैं डायस्टीरियोमर्स का। और अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन 3 एंड 4, तो ध्यान देना 3 एंड 4 की अगर बात की जाए तो 3 एंड 4 आर अगेन ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस एंड ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दे विल बी कॉल्ड एनेंटियोमर्स। अब जरा देखो 1 एंड 3 में हमने रिलेशन डायस्टीरियोमर्स का दिया है, और अगर 1 एंड 3 आर द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस, दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो जरा ध्यान देना यहां पर अब इस बार हमारे पास डायस्टीरियोमर्स का ऐसा पेयर है जिसमें दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। याद करो पहले मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया था कि डायस्टीरियोमर्स 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो सकते हैं या 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, या एक एक्टिव एक इनएक्टिव भी हो सकता है। 2 इनएक्टिव का एग्जांपल तो उसी दिन हमने ले लिया था GI वाला। यहां पर मैंने 2 एक्टिव का एग्जांपल लिया है। ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। मतलब डायस्टीरियोमर्स कैन बी अ पेयर ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आप देखो D1 का अगर आप D2 के साथ रिलेशन बनाओगे डायस्टीरियोमर्स का होगा, D1 का अगर आप L2 के साथ रिलेशन बनाओगे डायस्टीरियोमर्स का होगा, लेकिन D1 का अगर आप L1 के साथ रिलेशन बनाओगे तो वो मिरर इमेज है, वो एनेंटियोमर्स का रिलेशन होगा। तो इस तरह से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरह से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस कंपाउंड के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। देखो नेक्स्ट कंपाउंड अगर आपको ये दिया हुआ है, नाउ यू कैन सी द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल कंपाउंड इन रेस्पेक्ट ऑफ आईपैक नंबरिंग। अगर आप दोनों टर्मिनल से आईपैक नंबरिंग करेंगे तो ये कंपाउंड यहां पर आपको सिमेट्रिकल मिलेगा। अब जरा देखो इसमें अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है। तो जरा ध्यान देना दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज 2। मतलब यहां पर n की वैल्यू क्या है 2 है, और अगर बात की जाए तो इट इज इवन नंबर, क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड में 2 केसेस हैं, इवन एंड ऑड का। अब जरा देखो ये कंपाउंड हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो फिर तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में अगर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो ये फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होंगे। पहले मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड कर रहा हूं। तो देखो
सिमेट्रिकल कंपाउंड विथ इवन नंबर ऑफ chiral कार्बन एटम्स, इसके लिए D प्लस L आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो इट विल बी 2 to the power n-1। तो यहां पर कंपाउंड के लिए D प्लस L आइसोमर्स जो होगा दैट विल बी 2 to the power n-1, n is equal to 2, so it will be 2 to the power 2 minus 1, that is equal to 2। इसका मतलब इस कंपाउंड के लिए एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो आइसोमर पॉसिबल है। D प्लस L आइसोमर्स का काउंट 2 है, तो हाफ डेक्स्ट्रो हाफ लीवो, मतलब एक डेक्स्ट्रो और एक उसका मिरर इमेज लीव हो जाएगा। और क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो अब इसके लिए मीजो आइसोमर भी पॉसिबल है। और मीजो के लिए अगर बात की जाए तो मीजो के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो 2 to the power n/2 minus 1, that is for even number of chiral carbon। It is 2 to the power n/2 minus 1, 2 to the power 2/2 minus 1, 2 to the power 0, that is equal to 1। So this compound is having one meso isomer। अब देखो फिर से इसके लिए उसी तरह से क्वेश्चंस प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि इसके लिए D प्लस L 2 आइसोमर्स हैं। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहां पर हमने बात की है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स तो हो गए 2। अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ मीजो आइसोमर, तो नंबर ऑफ मीजो आइसोमर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इस कंपाउंड के लिए एक मीजो आइसोमर पॉसिबल है। और अगर बात की जाए इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की, अगर बात की जाए इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो इट विल बी नाउ D प्लस L प्लस मीजो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3। अब जरा आप ध्यान देना, ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके फाइंड कर लिए 3 आइसोमर्स। अगर मैं फिर से कंसेप्चुअल बात करूं तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो 3 आइसोमर्स हमने कैलकुलेट किए, अगर हम इनका प्रैक्टिकल डिफरेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं वन विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज डेक्स्ट्रो आइसोमर। अदर विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज लीवो। एंड वन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज मीजो। ये तो प्रैक्टिकल डिफरेंस की बात हो गई। क्वेश्चन है थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या होगा, ऑन द पेपर इनमें क्या डिफरेंस होगा। तो देखो ऑन द पेपर तो आप कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स में ऑन द पेपर क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, और अरेंजमेंट में डिफरेंस मतलब कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। और कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, यहां पर भी हम बात कर सकते हैं कि इस chiral कार्बन के अबाउट या तो R कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर S कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसी तरह से यहां भी या तो R कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर S कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस कंपाउंड के लिए दोनों सिस्टम पर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के अरेंजमेंट बनाता हूं, तो अरेंजमेंट हमारे पास क्या आएंगे, देखो ध्यान देना, ऐसा करते हैं इसकी आईयूपैक नंबरिंग करते हैं। अच्छा बताओ आईयूपैक नंबरिंग किस साइड से की जाए, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। आंसर है दोनों में से किसी भी साइड से कर लें, एक ही बात होगी, क्योंकि यहां से नंबरिंग करोगे और यहां से नंबरिंग करोगे तो कंडीशन तो आपको सेम ही मिलेगी ना। तो ध्यान देना, अगर बात की जाए 2 और 3 जो कि इन chiral कार्बन की आईयूपैक नंबरिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन है, तो क्या मैं कह सकता हूं इन सिस्टम्स पर हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो अरेंजमेंट RR हो जाएगा, SS हो जाएगा, RS हो जाएगा या फिर SR हो जाएगा। ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। लेकिन आप ध्यान देना, इस बार अगर हम बात करें तो RS और SR, ध्यान देना RS और SR जो होगा दे विल रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड। इस बार RS और SR तो सेम कंपाउंड का रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट इज 2R3S, और अगर मैं कहता हूं कि दूसरा यहां पर 2S3R है, तो जो 2R3S है वही तो 2S3R भी हो सकता है ना। कैसे, देखो आप समझना, ऐसा करते हैं यहां से इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, ये मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। और मान लेते हैं हम यहां पर उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर हम उस ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं जिसमें यहां पर सपोज R कॉन्फ़िगरेशन है और यहां पर सपोज S कॉन्फ़िगरेशन है। भाई इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर ऐसा होगा जिसमें यहां पर R और यहां पर S कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलो देखो, अगर यहां पर R और यहां पर S है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2R3S। अब जरा देखो
2R3S का मतलब ये हो गया, दिस इज 2R3S। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या मैं इस कंपाउंड की नंबरिंग इस साइड से कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इसी कंपाउंड के लिए नंबरिंग इस साइड से करता हूं तो 1 2 3 4, अगर मैंने नंबरिंग इस साइड से की 1 2 3 एंड 4, तो फिर तो यहां से नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा 2s एंड 3r। तो फिर तो 2s एंड 3r, तो 2s एंड 3r, इसका मतलब जो 2r3s है, जो इस साइड से नंबरिंग से 2r3s मिल रहा है, उसी को अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करूं तो वही क्या हो जाएगा 2s 3r। तो उससे कंपाउंड तो चेंज हुआ ही नहीं ना, क्योंकि नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स। यही तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंस होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि RS और SR विल रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड। जबकि अगर हम अनसिमेट्रिकल कंपाउंड की बात करें तो देखो, इस केस में अगर IUPAC नंबरिंग की बात की जाए तो IUPAC नंबरिंग तो आपको यहीं से करनी होगी। आप IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग इस साइड से कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो नंबरिंग तो एक ही साइड से करनी होगी, जहां से अल्फाबेटिकली सीनियर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट नियर है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये अगर 2R और 3S है तो जो 2R और 3S है वो 2R 3S ही रहेगा। अगर हम 2S 3R की बात करें तो वो 2S 3R कब बनेगा, जब यहां पर R की जगह क्या हो S हो और यहां पर S की जगह R हो, मतलब यहां पर S और यहां पर R हो, तब वो अलग आएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस केस में 2R 3S और 2S 3R डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए, क्योंकि इसमें दोनों साइड से नंबरिंग में डिफरेंस आएगा। जबकि सिमेट्रिकल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में आप कह सकते हैं कि 2R 3S एंड 2S 3R सेम कंपाउंड हो गए, क्योंकि इसी कंपाउंड की नंबरिंग अगर आप इस साइड से करोगे तो ये 2R 3S हो जाएगा, और इसी के नंबरिंग इस साइड से करोगे तो 2S 3R हो जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं RS एंड SR विल रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड। तो इसका मतलब ये अगर सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में से कोई एक लेना होगा आपको, और अगर कोई एक लेना होगा तो फिर तो यहां पर आप कह सकते हैं 1 इज RR, सेकंड इज SS एंड थर्ड इज आइदर ऑफ दीस टू। टोटल इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। चलो इसको मैं एक और तरीके से प्रूव करता हूं, ध्यान देना। ऐसा करते हैं, इन 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो हमने बात की है पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनको बनाते हैं, इनके फिशर्स बनाते हैं। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पर फिक्स कर रहा हूं चारों फिशर्स में। तो ऐसा करते हैं, कार्बन चेन को तो हम वर्टिकल लाइन पर ले लेते हैं इन 4 फिशर्स में। और अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहां पर ऐसा किया कि दोनों क्लोरीन्स को मैंने यहां पर अक्रॉस कर दिया। ये पहला कैसे भी रख लो आप, दोनों को सेम साइड कर लो, अक्रॉस कर लो, आपकी चॉइस है। मैंने दोनों क्लोरीन को अक्रॉस कर दिया है। देखो, दोनों क्लोरीन अगर अक्रॉस प्लेस किए तो फिर यहां पर दोनों हाइड्रोजन भी अक्रॉस हो जाएंगे। और जरा देखो, पहला अरेंजमेंट जो मैंने लिया है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें COS एंड POS अगर आप चेक करेंगे तो एब्सेंट है। और ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव का तो मिरर इमेज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज होगा वो एक अदर आइसोमर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये डेक्स्ट्रो का रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो लीवो को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये अगर लीवो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये हमारे पास यहां पर इस कंपाउंड का इसके लिए सेकेंड आइसोमर हो जाएगा। अब जरा देखो, थर्ड कंपाउंड के लिए, थर्ड आइसोमर के लिए मैं फिर से वर्टिकल लाइन पर तो मिथाइल ग्रुप को ही प्लेस कर रहा हूं। अब मुझे आप बताओ हॉरिजॉन्टल में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले 2 कंपाउंड्स में हमने क्लोरीन को अक्रॉस लिया है, तो थर्ड कंपाउंड में हम क्या कर सकते हैं, दोनों क्लोरीन को सेम साइड ले लेते हैं। और अगर हमने दोनों क्लोरीन को सेम साइड लिया तो ये अब हमारे पास इन दोनों से एक डिफरेंट आइसोमर हो जाएगा। और क्या मैं कह सकता हूं, अब जरा देखो, जो अरेंजमेंट अब हमने थर्ड लिया है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मीजो का रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड मोर देन 1 chiral कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट, इसी को तो मीजो आइसोमर कहते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर थर्ड मीजो आइसोमर। तो पहले और दूसरे तो डेक्स्ट्रो लीवो को रिप्रेजेंट करेंगे और थर्ड इसमें मीजो का रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने इसका मिरर इमेज लिया, जैसे मैंने यहां पर इसका मिरर इमेज लिया, क्या हमें इसका भी मिरर इमेज लेना है क्या? आंसर है नो, क्योंकि याद करो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज तो आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, होमोमर को रिप्रेजेंट करता है,
सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया है, मिरर इमेज ऑफ मेसोआइसोमर रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव का मिरर इमेज तो सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। चलो ऐसा करते हैं, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो यहां पर अगर मैंने इसका मिरर इमेज लिया तो मेरे पास ये कंपाउंड इसका मिरर इमेज आएगा। और अब जरा देखो, अगर आप यहां पर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं तो यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन में इस काइरल कार्बन पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा एस, और यहां पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे तो यहां भी आपको मिलेगा एस। जरा ध्यान देना, अगर आप इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं तो इट इज एसएस। एसएस मतलब ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। यहां पर अगर देखो, अब देखो ये अगर एसएस है तो पक्का ये क्या हो जाएगा, आरआर, तो इसमें आरआर हो जाएगा। तो एसएस और आरआर ये तो आपके पास हो गए ये दोनों कंपाउंड्स, और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। यहां पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसमें एस, और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर। और देखो ये अगर एस आर है तो इसके मिरर इमेज में क्या आएगा, आर एस, यहां पर आ जाएगा आर एस। और अब जरा ध्यान देना, एस आर एंड आर एस, क्या मैं कह सकता हूं ये तो मेसोआइसोमर की मिरर इमेज है, तो दे विल रिप्रेजेंट सेम, मतलब एस आर और आर एस यहां पर सेम कंपाउंड है। ये मैंने आपसे कहा था कि एस आर और आर एस यहां पर क्या होंगे, सेम कंपाउंड होंगे। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3, 1, 2 एंड आइदर ऑफ दीज 2, क्योंकि ये दोनों तो एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल 3 आइसोमर्स होंगे। अब जरा देखो और क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें। नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स, देखो नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स की अगर बात की जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे उतने ही एनेंटियोमर्स होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स भी 2। ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स होंगे। ध्यान देना ये एनेंटियोमर्स नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। डीएल आइसोमर्स मिरर इमेज होते हैं ना, ये डीएल आइसोमर्स नहीं है, तो मेसोआइसोमर की मिरर इमेज है। अगर बात की जाए इसमें नंबर ऑफ एनेंटियोमरिक पेयर, नंबर ऑफ एनेंटियोमरिक पेयर की अगर बात की जाए तो इट विल बी 1, क्योंकि नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स 2 है तो पेयर 1 हो जाएगा। और ध्यान देना, अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, तो यहां पर एक तरह का डेक्स्ट्रो और एक तरह का लीवो है, तो एक ही तरह का रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा 1। और अब जरा ध्यान देना, अगर बात की जाए रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, तो देखो 1 एंड 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, दे विल बी कॉल्ड एनेंटियोमर्स। अच्छा बताओ रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3, अगर आपसे कहा जाए 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, तो ध्यान दीजिएगा, अगेन दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसमें दोनों क्लोरीन अक्रॉस हैं, जबकि इसमें दोनों क्लोरीन सेम साइड हैं। तो 1 एंड 3 की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, एंड द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो यहां पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। अच्छा बताओ रिलेशन बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 में क्या रिलेशन होगा, मिरर इमेज है, क्या हम इनको एनेंटियोमर्स कहेंगे, नो। आप ध्यान देना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिरर इमेजेस हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव मिरर इमेजेस की अगर बात की जाए तो दे विल बी कॉल्ड होमोमर्स। या तो मेसोआइसोमर का मिरर इमेज वो तो होमोमर को रिप्रेजेंट करता है ना, 3 एंड 4 तो होमोमर्स है ना यहाँ पर। और ध्यान देना, अब जरा देखो 1 एंड 3 में हमने कहा डायस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस। और अब आप ध्यान देना, इस बार अगर आप देखोगे तो इन डायस्टीरियोमर्स में से एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब इन एग्जांपल्स के साथ में ये बात प्रूव होती है कि डायस्टीरियोमर्स कैन बी अ पेयर ऑफ 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और 1 एक्टिव एंड अदर इनएक्टिव कंपाउंड। इस तरह से हमने यहाँ पर कंपाउंड्स के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन की है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ये आपको चेक करना होगा। कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें नंबर ऑफ काइरल कार्बन आपको देखना होगा, इवन या ऑड, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस बना करके भी नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। आपको कंपाउंड गिवन है उसके लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको फाइंड करना है, और भी कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें डिफरेंट वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ में फिर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चैप्टर को क्लोज करेंगे। और इसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1, जिसमें रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और उनकी
एप्लीकेशंस डिस्कस होंगी। तो पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 की।